हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशु श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने वाले हैं बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले बच्चों के लिए एक टॉपिक। तो वो जो टॉपिक हमने जिस बुक से लिया है वो बुक है हमारी राजनीतिक सिद्धांत की समझ। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक है हमारा आज का मार्क्सवाद का विकास तथा समकालीन समाजवादी सिद्धांत और लेसन नंबर है हमारा 4। इट मीन्स हमने ऑलरेडी 3 लेसन वीडियोस में कवर करा दिए हैं। तो अगर आपने उन 3 लेसन की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले उन 3 लेसन की वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको ये लेसन ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो गाइज हमारी जो बुक है उसमें फर्स्ट हेडिंग दे रखी है मार्क्सवाद सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में। तो मार्क्सवाद क्या होता है, अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और अगर आपने नहीं देखी है तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। तो मार्क्सवाद एक सोच का नाम है, या हम विचारधारा कह सकते हैं, या हम दृष्टिकोण भी कह सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, राजनीति के बारे में बहुत सी बातें पढ़ते हैं। अब चलते हैं अपने पॉइंट्स पे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, यदि समाज को जीवित रहना है तो इसे विकास करना पड़ता है, और यदि विकास करना है तो इसे परिवर्तन के मार्ग पर चलना पड़ता है। देखिए, समाज को अगर जिंदा रहना है, जीवित रहना है, तो इसे विकास करना पड़ेगा। विकास मतलब इसे धीरे धीरे अच्छा बनना पड़ेगा। अगर अच्छा बनना है तो परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन मतलब इसे बदलना भी पड़ेगा धीरे धीरे। आगे पढ़ते हैं। अंत सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो सामाजिक बदलाव है, जो समाज में बदलाव होते हैं, वो समाज की भलाई के लिए ज़रूरी हैं। पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, समाज अपने विकास के एक विशेष निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ता रहता है। तो मान लीजिए गाइज, आज समाज का एक लेवल है, वो कल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, परसों थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, और उसके बाद ऐसे धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो लेवल है मतलब धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा है समाज। तो ये जो लेवल है हमें यही समझाना चाह रहा है, ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है ना, तो वो यही समझा रहा है जो समाज का जो स्तर है, मतलब लेवल, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ता रहता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, उत्पादन प्रणाली में हुआ परिवर्तन ही समाज के विशेष चरण का परिवर्तन होता है। देखिए, उत्पादन प्रणाली क्या होता है, उत्पादन मतलब किसी भी चीज़ को बनाना, और प्रणाली मतलब बनाने का तरीका। तो अगर किसी भी चीज़ को बनाने का तरीका वो होता है पूरा उत्पादन प्रणाली। तो अगर किसी भी चीज़ को बनाने के तरीके में बदलाव होता है तो समाज में भी बदलाव होता है। ये पॉइंट हमारा ये समझाना चाह रहा है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, उत्पादन प्रणाली समाज के सदस्यों के उत्पादन संबंधों को निश्चित करती है। जो उत्पादन प्रणाली है वो समाज के जो लोग हैं उनके उत्पादन संबंध बनाती है। उत्पादन संबंध क्या होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का एक मालिक है और बाकी सारे मजदूर जो होते हैं और भी बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं फैक्ट्री में, तो इन सब में आपस में एक रिलेशन बन जाता है, एक संबंध बन जाता है। तो नहीं, हम कहते हैं उत्पादन संबंध। क्यों उत्पादन संबंध, क्यों? क्योंकि ये उत्पादन की जगह होती है। जो फैक्ट्री जो होती है ये उत्पादन की जगह होती है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, उत्पादन संबंध तथा उत्पादन शक्तियों में संघर्ष होना। गाइस, ये यहाँ पे होना कर लेना, ये गलती से टाइप हो गया। होना केवल स्वाभाविक है बल्कि विकास के लिए भी अति आवश्यक है। तो ये कह रहा है जो उत्पादन संबंध है और उत्पादन शक्तियाँ क्या होती है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमने फैक्ट्री पढ़ा था, तो फैक्ट्री में जो मशीनें होती है ना, हम उन्हें उत्पादन शक्तियाँ कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि मशीन जो है वो अपनी शक्ति लगा के ही क्या करती है, उत्पादन करती है, मतलब किसी भी चीज़ को बनाती है, तो हम उसे उत्पादन शक्तियाँ कह सकते हैं। तो वो यही कह रहा है जो उत्पादन जो संबंध होते हैं, जो लोग होते हैं उत्पादन संबंध वाले, और जो शक्तियाँ होती हैं उनमें संघर्ष होता है, उनमें लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाइयाँ कैसे होती हैं वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, या हम आगे डिस्कस करेंगे। उनमें लड़ाइयाँ होती हैं और वो लड़ाई
समाज के विकास के लिए आवश्यक है। आवश्यक क्यों है वो अभी आगे हम पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, उत्पादन संबंधों तथा उत्पादन शक्तियों के आपसी संघर्ष के फलस्वरूप पुरानी उत्पादन प्रणाली का स्थान नई उत्पादन प्रणाली ले लेती है। देखिए आप समझते हैं हम क्यों अच्छा है संघर्ष होना विकास के लिए। देखिए जो उत्पादन संबंध है वो क्या करते हैं, उत्पादन शक्तियों से लड़ाई करते हैं। मतलब मान लीजिए कि एक उत्पादन शक्ति है, मतलब एक मशीन है, अगर वो हम उसे यूज़ करते रहेंगे तो वो एक टाइम पे धीरे धीरे खराब होती चली जाएगी। तो वो इसे ही हम कहते हैं संघर्ष। मतलब अगर वो धीरे धीरे खराब हो रही है और हम इसे बदले ना और हम इसी को यूज़ करे जा रहे हैं तो इसे हम कहेंगे संघर्ष। और अगर हम बदल रहे हैं तो इसे हम कहेंगे संघर्ष नहीं हो रहा। तो यही समझाना चाह रहा है, जो उत्पादन संबंध में जो संघर्ष होता है शक्तियों के साथ, उससे क्या होता है, आप उस संघर्ष के फलस्वरूप पुरानी जो उत्पादन प्रणाली होती है, मतलब जो पुरानी जो मशीन होती है वो नई उत्पादन प्रणाली को जन्म देती है। मतलब फिर नई उत्पादन प्रणाली आ जाती है, मतलब नई मशीन आ जाती है पुरानी मशीन की जगह। जब मजदूर उस मशीनों से थक जाते हैं, मतलब फाइट कर करके उन्हें चला चला के जब वो लास्ट में आके ख़राब हो जाती है, फिर क्या करते हैं हम, नई मशीन आ जाती है, मतलब उत्पादन शक्ति नई आ जाती है। पढ़ते हैं अपना आगे। और फिर नई उत्पादन प्रणाली द्वारा नए उत्पादन संबंध बनते हैं। फिर देखिए जब नई मशीन आ गई तो नए उत्पादन संबंध बनेंगे उसके साथ, मतलब उसका दोबारा से यूज़ होगा, फिर धीरे धीरे वो भी पुरानी हो जाएगी। फिर ऐसी मतलब समाज जैसे मैंने बताया था ना, ऐसी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो वही हो रहा है कि एक मशीन गई दूसरी आई, उत्पादन शक्ति है, एक गई दूसरी गई, एक आई दूसरी गई, ऐसे ही होता रहता है। और संबंध भी ऐसे ही चेंज होते रहते हैं और समाज क्या होता है, ऐसे ही विकास करता रहता है, ऐसे ही बढ़ता रहता है, डेवलप्ड होता रहता है। पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, उत्पादन संबंध अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर स्वयं विकास में बाधक बन जाते हैं और फिर नई उत्पादन शक्तियों का उदय तथा विकास होता है। देखिए उत्पादन जो संबंध है वो अपने एक हद तक लेवल पर जब पहुंच जाते हैं तो वो विकास में बाधा पहुंचाते हैं, मतलब विकास में हम वो अटकते हैं, मतलब वो विकास लाने में अटकते हैं। मान लीजिए कि एक मजदूर है, वो लगा पड़ा है और मान लीजिए जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो उसके काम करने की जो शक्ति होती है वो भी कम हो जाएगी। तो अगर हम वो अगर हम उसे काम से नहीं हटाएंगे और उसकी जगह किसी और को नहीं लाएंगे, किसी अच्छे वर्कर को नहीं लाएंगे, तो समाज विकास कैसे करेगा। तो वो यही समझाना चाह रहा है कि उत्पादन जो संबंध है वो अपने एक टाइम पे आके क्या करते हैं, जो विकास में बाधक बन जाते हैं और फिर नई उत्पादन शक्तियों का उदय होता है और विकास होता है। इन उत्पादन शक्तियों के उत्पादन संबंधों में फिर से टकराव होता है और फिर से नई उत्पादन प्रणाली का जन्म होता है और फिर इस प्रकार समाज का विकास निरंतर बढ़ता रहता है। वही मैंने आपको जब ये ऊपर समझाया था कि यही प्रोसेस चलता रहता है कि फिर से नई मशीन आती है, फिर उत्पादन संबंधों में टकराव होता है, फिर नई मशीन आती है, फिर उत्पादन में टकराव, और फिर नई मशीनें आती हैं, फिर उनमें टकराव होता है, फिर पुरानी होती है, फिर नई आती है। तो वो यही समझाना चाह रहा है कि ऐसे ही निरंतर विकास चलता रहता है और समाज धीरे धीरे अपना बढ़ता रहता है ऊपर की ओर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, मार्क्सवादियों की दृष्टि से राजनीतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का ही अंग होता है। जो मार्क्सवादी क्या कहते हैं, जो राजनीतिक जो बदलाव होते हैं वो सामाजिक बदलाव का ही एक हिस्सा है। पढ़ते हैं आगे। समाज की विशेष उत्पादन प्रणाली पर आधारित उत्पादन संबंधी समाज का आधार होते हैं और इन आधारों पर राजनीतिक ढांचे की स्थापना की जाती है। देखिए समाज की जो उत्पादन प्रणाली होती है तो उस पे जो उत्पादन संबंधित आधार जो उत्पादन संबंध जो होते हैं वो समाज का क्या होते हैं, आधार होते हैं, बेस होते हैं। और उन्हीं आधारों पर क्या होता है, राजनीति जो है वो टिकी होती है। अब बढ़ते हैं अपने आगे। जैसे जैसे उत्पादन संबंध बदलते हैं तथा नई उत्पादन प्रणाली स्थापित होती है, वैसी वैसी राजनीतिक ढांचा भी बदलता रहता है। देखिए जैसे जैसे उत्पादन संबंध क्या होते हैं, बदलते हैं,
वैसी वैसी नई उत्पादन प्रणाली आती हैं और उसी प्रकार से क्या होता है, राजनीतिक ढांचा भी धीरे धीरे बदलता जाएगा। देखिए जब समाज में उत्पादन मतलब नई नई मशीनें आ रही हैं, फिर नए नए लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, नए नए मजदूर आ रहे हैं, नए नए वर्कर आ रहे हैं और मशीन के मालिक भी फिर नए आ रहे हैं, तो हर चीज़ मतलब नई नई आ रही है, तो राजनीतिक संबंध भी नए आएंगे। मतलब ऑटोमेटिक जो समाज होगा वो धीरे धीरे विकास करने लगेगा, अच्छाई की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। पढ़ते हैं अपना आगे। इस दृष्टि से राज्य तथा राज्य से संबंधित अन्य यंत्र विशेष प्रकार की उत्पादन प्रणाली पर आधारित उत्पादन संबंधों की रक्षा हेतु बनाए जाते हैं। देखिए राज्य को कह रहा है, फिर अगर इस दृष्टि से मतलब ये जो हमने ऊपर पढ़ा कि नए नए बदलाव होते रहते हैं, तो इस दृष्टि से क्या होता है, जो राज्य है, राज्य मतलब सरकार, वो क्या करते हैं मतलब इस विशेष प्रणाली के आधारित जो संबंध होते हैं उसकी रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। वो जो संबंध होते हैं उन लोगों के बीच, उनकी रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। जो सरकार है वो उनकी संबंध के रक्षा के लिए बनाए जाते हैं, मतलब उन लोगों के में आपसी कुछ लड़ाई झगड़े ना हो और संबंध वो मजबूत रहे, तो उनके लिए सरकार बनाई जाती है, ऐसा कह रहे हैं। पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, यह जरूरी नहीं कि प्रत्येक उत्पादन प्रणाली अपने उत्पादन संबंधों की रक्षा के लिए राज्य तथा राज्य रूपी यंत्रों की स्थापना करे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उत्पादन प्रणाली ऐसा करे, मतलब सरकार बनाए अपने राज्य, अपने जो जे उत्पादन संबंध है उनकी रक्षा करने के लिए सरकार बनाए। अब पढ़ते हैं आगे। प्रारंभिक साम्यवादी समाज में उत्पादन प्रणाली पर आधारित उत्पादन संबंधों की रक्षा के लिए राज्य की आवश्यकता नहीं थी। देखिए बहुत पहले साम्यवादी एक समाज था, उसमें उत्पादन प्रणाली की रक्षा के लिए कोई सरकार नहीं थी। आगे पढ़ते हैं। इसलिए राज्य जैसी संस्था का अस्तित्व प्रारंभिक साम्यवादी समाज में नहीं था। देखिए वही कह रहा है कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी, जो प्रारंभिक जो साम्यवादी समाज था उसमें राज्य जैसी कोई ज़रूरत ही नहीं थी उन्हें। राज्य मतलब सरकार जैसी किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, वहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा था। और फिर वो कह रहे हैं इसलिए वहाँ पे सरकार होती भी नहीं थी। अब बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, परंतु जैसे ही निजी संपत्ति की भावना ने जन्म लिया और नई उत्पादन शक्ति ने पुरानी प्रारंभिक साम्यवादी उत्पादन प्रणाली से संघर्ष के फलस्वरूप नई उत्पादन प्रणाली को जन्म दिया, तो नए उत्पादन संबंधों में निजी संपत्ति को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। देखिए फिर वो यही समझाना चाह रहा है कि जैसे ही संपत्ति की भावना ने जन्म लिया, संपत्ति की मतलब पैसा इकट्ठा करने की, जो लोग पैसा आजकल इकट्ठा करते हैं, ये एक टाइम पे प्रारंभिक साम्यवादी समाज में ऐसा नहीं होता था, कोई पैसा इकट्ठा नहीं करता था, सबके पास इक्वल पैसा था, तो राज्य जैसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, मतलब सरकार जैसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, सब अपना अपना काम करते थे, किसी को कोई ज़रूरत नहीं थी। तो वो कह रहे हैं तो जैसे जैसे ये पैसा इकट्ठा करने की और अमीर बनने की लोगों में भावना आई, मतलब इच्छा जागी, वैसी वैसी नई उत्पादन शक्तियाँ आई। उत्पादन शक्तियाँ वही मैंने आपको समझाया कि नई नई मशीनें आई, तो फिर लोग थोड़े ऊंच नीच होने लगे। ऊंच नीच मतलब अमीर गरीब होने लगे, अमीर गरीब होने लगे तो उत्पादन संबंध भी नए नए बनने लगे। फिर क्या होने लगा कि निजी संपत्ति को महत्वपूर्ण स्थान मिल गया। निजी संपत्ति मतलब प्राइवेट चीज़ों को एक महत्वपूर्ण स्थान मिल गया। मतलब जो पहले सब सरकार के मतलब सबके हाथ में होता था, पूरे समाज के हाथ में, फिर वो क्या होने लगा, मतलब एक किसी आदमी अपने कब्जे में कर लेता था। किस चीज़ के बल पे? पैसों के बल पे। पढ़ते हैं आगे। नए उत्पादन संबंधों में निजी संपत्ति के आधार पर नए वर्ग बनने प्रारंभ हुए। संपत्ति वर्ग पर आधारित उत्पादन संबंधों में राज्य तथा राजकीय यंत्र की स्थापना आवश्यक बन गई। देखिए जो नए उत्पादन संबंध बने थे उसमें क्या था, जो निजी संपत्ति थी मतलब प्राइवेट सब कुछ होने लगा था धीरे धीरे। उससे क्या हुआ,
संपत्ति जो वर्ग था, मतलब पैसे वाला जो वर्ग था, उन्होंने अपने संबंध स्थापित कर लिए। वही जैसे कि उन्होंने क्या कर लिया, कुछ मजदूर रख लिए काम करने के लिए, तो ये संबंध बन गया, फिर उनके आपस में उत्पादन संबंध बन गए। तो यही बता रहा है, फिर जब उत्पादन संबंध बन गए तो उन्हें राज्य तथा राजकीय यंत्रों की स्थापना भी करनी पड़ी। क्यों? ताकि हमें लड़ाई ना हो, मतलब थोड़ी वो बहसबाजी ना हो, ये जो भी है उन लड़ाई झगड़ों को सुलझाने में, और वो जो काम सब चल रहा है उन सबको बढ़िया तरीके से करने में, तो उन्हें राज्य की जरूरत पड़ने लगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा धोखाधड़ी तो होती है, जब ऊंच नीच होगी समाज में तो धोखाधड़ी जरूर होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, इस दृष्टि से राज्य निजी संपत्ति के आधार पर बने संपत्ति वर्ग की संपत्ति का रक्षक बन गया। देखिए ये सब जो अभी हमने पहले पढ़ा था, तो इस दृष्टि से क्या हुआ, जो राज्य है मतलब सरकार, वो संपत्ति वर्ग मतलब पैसे वाले वर्गों का, पैसों का रक्षक बन गया, मतलब पैसों की रक्षा करने वाला एक बॉडीगार्ड बन गया सरकार। पढ़ते हैं अपना आगे। तथा संपत्तिहीन वर्ग के शोषणकर्ता के रूप में भी समझा जाने लगा। इसी कारण मार्क्सवाद राज्य को संपत्ति वर्ग का समर्थक मानते हैं। देखिए और क्या हुआ, जब संपत्ति वर्ग की संपत्ति का रक्षक मानने जाने लगा सरकार को, और क्या होने लगा, जो संपत्तिहीन वर्ग मतलब जो गरीब लोग बचे थे उनका बुरा करने वाला एक साधन माने जाने लगा सरकार को, मतलब सरकार उनका बुरा करती थी ऐसा माना जाने लगा। इसी कारण क्या मार्क्सवाद क्या कहते हैं, मार्क्सवादी सरकार को संपत्ति वर्ग का समर्थक मानते हैं। संपत्ति वर्ग का मतलब जो पैसे वाले लोग हैं उनका साथ देने वाला एक साधन मानते हैं सरकार को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, मार्क्सवादियों का विश्वास है कि जैसे ही समाज में ऐसी उत्पादन प्रणाली की स्थापना होगी जो विरोधी वर्गों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करेगी, वैसे ही उस उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत स्थापित उत्पादन संबंधों को राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए मार्क्सवादी क्या मानते हैं कि जैसे समाज में उत्पादन प्रणाली की स्थापना होगी, कैसी उत्पादन प्रणाली की, जिन्हें विरोधी वर्ग का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं करेंगे। मतलब कि मान लीजिए कि मजदूर है, वो क्या मतलब वो मालिकों का अस्तित्व स्वीकार ही नहीं करेंगे, मतलब मालिकों का होना स्वीकार ही नहीं करेंगे वो। वैसे ही वो क्या कहते हैं, वैसे ही उस प्रणाली के अंतर्गत स्थापित संबंधों को राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। फिर जो प्रणाली होगी जो क्या करेगी, जो मालिकों को स्वीकार नहीं करेगी, खुद अपना काम खुद सब करेंगे और सब इक्वल हो जाएंगे, तो उसमें सरकार की ज़रूरत ही नहीं होगी। पढ़ते हैं आगे। और इस स्थिति को मार्क्सवादियों की धारणा कहते हैं, जो केवल साम्यवादी समाज में ही संभव हो पाएगी। देखिए और ये जो ऐसी सिचुएशन बनेगी जब दोबारा से सरकार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे मार्क्सवादियों की धारणा कहते हैं। मतलब मार्क्सवादियों की विचार हम कह सकते हैं, मार्क्सवादियों का सोच मानते हैं ऐसी स्थिति को, जो केवल साम्यवादी समाज में ही संभव हो पाएगी। साम्यवादी समाज में क्या होता है, सब इक्वल होते हैं, सब लोग क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सबको हर चीज़ बराबर होती है, सबके पास सब पैसा भी बराबर होता है, सारे अधिकार भी बराबर होते हैं, और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। कुछ भेदभाव नहीं होता तो कुछ क्राइम नहीं होंगे तो ऑटोमेटिक सरकार की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब सब कुछ देश में बढ़िया चलेगा। तो गाइज ये टॉपिक हमारा आज का यहीं फिनिश होता है। हम इससे आगे वाले पार्टों में भी अपने इस चैप्टर को कवर करेंगे। वो कुछ और बहुत सी बातें आपको अभी पढ़ानी बाकी रहती हैं इस चैप्टर की, वो हम आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको आज का ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट के बेस पे आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो ज़रूर।